हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनग्रेव योर माइंड। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ज्योग्राफी का चैप्टर 1 डिस्कस किया था। अगर किसी बच्चे ने वो वाली वीडियो अब तक चेकआउट नहीं किया तो प्लीज उसको जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा बोर्ड का पैटर्न क्या होता है। 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं। ये जो होते हैं हमारे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और ये होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 और 5 मार्क के डिस्कस करेंगे। बच्चे 1 और 2 मार्क के, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, परेशान नहीं हो। इसमें ये जो 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी शॉर्ट्स वीडियो में। वो मैं डेली आपके साथ 11 AM पे शेयर करती हूँ। तो अगर कोई बच्चा उन वीडियोस को, उन शॉर्ट्स को नहीं चेकआउट कर रहा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। ऑलराइट, और अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है और रेलिवेंट लगती है तो प्लीज लाइक भी करा करो और शेयर भी करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। भाई, इतने सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो बिफोर एनीथिंग एल्स लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है, और नेसेसरी क्यों है कि हम फॉरेस्ट का एरिया क्या करें, इंक्रीज करें। हमें फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज क्यों करना है, क्यों बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ये वाला क्वेश्चन आपका 2013 में भी पूछा गया। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, की रोल प्ले करता है हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में। इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, जो जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं और जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। बेसिकली इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या आ जाता है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लस जो हमारा एनवायरमेंट है, फिजिकल एनवायरमेंट है, वो किसके अंदर आता है, इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। ऑलराइट, तो फॉरेस्ट जो है की रोल प्ले करता है किसके अंदर, इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। और जो ये क्या है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, क्योंकि हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं किन पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। ऑलराइट, हम किस पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। और जो ये जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, ये तो डायरेक्टली मतलब ये तो बिल्कुल ही फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है। मतलब कि जो कम्युनिटी कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल फॉरेस्ट में रह रहे हैं ऑलरेडी, तो वो किस पर डिपेंडेंट होंगे, फॉरेस्ट पर ही तो डिपेंड होंगे। उनकी सारी जो बेसिक नीड्स होंगी वो किससे फुलफिल होंगी, वो फॉरेस्ट से फुलफिल होंगी। तो कैसे, कौन कौन सी चीजें होंगी, जैसे फूड भी, फूड के लिए भी वो किस पर डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट, क्योंकि फ्रूट आते हैं ट्रीज पे। ठीक है, ड्रिंक, मेडिसिन के लिए भी वो उन पे ही डिपेंडेंट है। हमारा कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी पूजा पाठ है जो हम पेड़ों को करते हैं, पेड़ों से, जैसे कि हमारा ये कदम का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गई। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अभी भी इस रिचुअल को फॉलो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट हमें बैम्बू भी प्रोवाइड करता है, वुड भी प्रोवाइड करता है फ्यूल के लिए, ग्रास भी, चारकोल भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है, फ्रूट्स भी तो हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ये जो हम इतने टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स भी, जितने ये जितने फ्लावर्स हैं, इतने प्यारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं ऑफकोर्स। तो इसलिए जो है फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट, अब हमें डिफरेंस बताना है रिजर्व्ड फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको हमने परमानेंटली क्या कर लिया है, रिजर्व्ड कर लिया है। ठीक है, जिसको अभी हमने कुछ टाइम के लिए क्या करा है, रिजर्व्ड करा हुआ है, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वहां पे हमने उसको क्या किया हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया को, फॉरेस्ट के एरिया को क्या करा हुआ है, रिजर्व्ड करा हुआ है। जैसे हम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए क्लासरूम में सीट रिजर्व कर लेते हैं ना, कि यहाँ पे तो सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड ही बैठेगा, ठीक उसी तरह हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉरेस्ट को, जो परमानेंट फॉरेस्ट है उनको परमानेंटली रिजर्व कर लिया है। ठीक है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट है जिनको रिजर्व कर लिया है। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, जब हम उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ कोई एक्शंस लेना शुरू करते हैं जिससे वो आगे क्या ना हो, फर्दर डिप्लीट ना हो, घटते ना जाए, ठीक है, कट ना हो, तो इसलिए हम उनको क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं फर्दर डिप्लीशन से। नेक्स्ट है मोर देन हाफ, मीन्स मोर देन 50%। जो टोटल फॉरेस्ट है उसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ऑलराइट, 50% से ज्यादा हमने फॉरेस्ट को क्या डिक्लेयर कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट की, ये रिजर्व है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट है, इसमें जो 1/3 है, 1/3 टोटल फॉरेस्ट, मतलब जितना भी पूरा फॉरेस्ट का एरिया है उसमें से जो 1/3 एरिया है उसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कौन से एरियाज में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तरांचल में, केरला में, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप 2 से 3 एग्जाम्पल लर्न कर लेना। ऑलराइट,
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहाँ पे पाए जाते हैं, मीन्स कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर, कौन सी वो स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट को हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व करा हुआ है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तरांचल में, केरला, तो ये भी कुछ स्टेट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, हमें डिस्टिंग्विश करना है एंडेंजर्ड स्पीशी और एक्सटिंक्ट स्पीशी में। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशी और एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो डेंजर में आती जा रही है, मीन्स कि वो आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मीन्स विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। अगर हमने अभी से कोई एक्शन नहीं लिया, अगर अभी से हमने कोई पॉलिसीज नहीं बनाई या गवर्नमेंट ने कोई एक्ट नहीं बनाया, तो क्या होगा, वो स्पीशीज क्या होंगी, धीरे 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 एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, मीन्स विलुप्त हो जाएंगी। और एक्सटिंक्ट स्पीशी वो होती हैं जो कहीं मिलती ही नहीं है यूजुअली, कि वो स्पीशी जो पहले उन जगहों पर पाई जाती थी, वो पहले वहां पे थी, बट अब काफी टाइम से वो हमें नहीं मिल रही है। हमें ये भी नहीं पता कि आज के टाइम पे वो है भी या बिल्कुल पूरी तरह वो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरिया वेयर दे मे अकर, मीन्स कि जहां पे वो पहले पाई जाती थी अब वो वहां पर भी नहीं मिल रही है काफी टाइम से, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पीशी में क्या होता है, इनका अगर सर्वाइवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इनका सर्वाइवल कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा, कि अगर हमने इनकी पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अगर ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, अगर हमने इन नेगेटिव फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, एक्सटेंट हो जाएंगी, और फिर हम इन्हें एक्सटेंट स्पीशीज में ही काउंट करेंगे अगर हमने अभी से इन पे ध्यान नहीं दिया तो। और ये जो एक्सटेंट स्पीशी है, ये तो ऑलरेडी मिसिंग है, ये तो मिल ही नहीं रही वही, ठीक है। तो इनका सर्वाइवल तो वैसे ही बहुत सस्पिशियस है, हमें पता भी नहीं है कि ये है भी कि नहीं, और अगर है तो कहाँ है, ठीक है, क्योंकि पहले ये पाई जाती थी उन जगहों पर, अब नहीं पाई जा रही है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ब्लैक बक, इंडियन राइनो, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है पिंक हेडेड डक। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये जो ह्यूमंस है, हम जो ह्यूमंस हैं, हम किस पर डिपेंडेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम पर डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम पर डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, वी ब्रीथ इन एयर, हम सांस कहाँ से ले रहे हैं, ये हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना अपना, हम लेके तो नहीं आए थे ऑक्सीजन अपने साथ, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ से मिल रहा है, यहीं से मिल रहा है। पानी भी हम यहीं से पीते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जब हम पैदा हुए थे तो अपना टैंकर हम अपने साथ लेके आए थे पानी का, नहीं, ऐसा भी नहीं है, पानी भी हम यहीं से पीते हैं। फिर हम क्रॉप्स को भी यहीं ग्रो करते हैं सॉइल पर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम, ये जो है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इस इकोलॉजिकल सिस्टम के। ऑलराइट, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और जो अदर छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या करते हैं, ये रिक्रिएट करते हैं, ये दोबारा से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्वालिटी ऑफ द नॉन लिविंग कंपोनेंट। ये जो कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, ये इनकी क्वालिटी को दोबारा से बूस्टअप करते हैं और रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। सॉइल, जैसे अगर हम बात करें, जो छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी हैं, ये क्या करते हैं, सॉइल को अगर हम बात करें, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, अगर मैं सॉइल को 6 मंथ्स के लिए छोड़ दूं तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी, अपने आप को बूस्टअप कर लेती है, सारे न्यूट्रिएंट दोबारा से वो ले आती है। कैसे ले आती है, ये छोटे 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 जो न्यूट्रिएंट्स हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, ये इनका काम क्या है, इनको दोबारा से बूस्टअप करना और इनकी क्वालिटी को रिक्रिएट करना। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज द फॉरेस्ट आर हार्म्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कैसे फॉरेस्ट को हार्म किया, कौन कौन से तरीकों से हार्म किया, ठीक है। तो रेलवेज का एक्सपेंशन उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, रेलवेज को क्या करती गई, एक्सपेंड करती गई, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाती गई, बहुत बड़ी तादाद में रेलवे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, ठीक है। तो उसके लिए रेलवे कहाँ, लैंड, हमें जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको क्या करा होगा, कन्वर्ट करा होगा, मीन्स फॉरेस्ट को कट करा होगा, डिफॉरेस्टेशन करा होगा। तो इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया क्या हुआ, कन्वर्टेड होता गया अपने प्रोजेक्ट्स वर्क में। ऑल राइट, नेक्स्ट है, एग्रीकल्चरल फील्ड का भी एक्सपेंशन करा गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, फिर फॉरेस्ट को कट करा गया और उसको कन्वर्ट किस में करा गया, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। माइनिंग एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये कुछ वेज हैं जिससे हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हार्म करा फॉरेस्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंडिया हैज रिच फ्लोरा एंड फोना, कि इंडिया जो है बहुत रिच है फ्लोरा एंड फोना में। तो सबसे पहले हम फ्लोरा और फोना का मतलब समझ लेते हैं। फ्लोरा क्या होता है, हमारा फ्लावर्स से रिलेटेड होता है, जितनी भी हमारी फ्लावर्स की स्पीशीज है वो किसके अंदर आएंगे, फ्लोरा के अंदर। और फोना के अंदर क्या आएगी, जितनी भी हमारी एनिमल्स की स्पीशीज है। ऑल राइट, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें बोला हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमारी जो इंडिया है वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री है। कैसे, कि जो वर्ल्ड की 8%, पूरे वर्ल्ड में जो 8% स्पीशीज हैं वो हमारे इंडिया में है। समझ रहे हो, कि हमारी इंडिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी इंडिया में ही 1.6 मिलियन अप्रॉक्स स्पीशीज हैं, ठीक है। एस्टिमेट होता है कि जो 47,000
प्लांट स्पीशीज है हमारी इंडिया के अंदर और 50,000 फ्लावरिंग स्पीशीज है, मतलब 15,000 फ्लावर्स की वैरायटी है हमारी इंडिया के अंदर और यहाँ पे 47,000 प्लांट स्पीशीज है। ऑल राइट, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। हम फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, उनके हमें मेथड्स डिस्क्राइब करने हैं, समझाने हैं। तो सबसे पहले जितनी भी ट्रीज कट रही हैं उनको हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। नंबर ऑफ ट्रीज जो कटेड डाउन हो रही हैं, ठीक है, तो उनको रोकना है। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए, बहुत सारे स्टेप्स लिए इस डायरेक्शन में, जिससे वो क्या कर सके, डिफॉरेस्टेशन को क्या कर पाए, रोक पाए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ ना कटे। तो सरकार ने बहुत से ऐसे एक्शन लिए हैं। नेक्स्ट है मास मीडिया। मास मीडिया जैसे हम लोगों में अवेयरनेस फैलाए, किससे, न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविजन से, सिनेमा, अब तो सोशल मीडिया बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इन सब सोर्सेज के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये चीजें जो है काफी हद तक कम हो सकती है। नेक्स्ट है वी शुड ब्रिंग मोर एंड मोर एरियाज अंडर फॉरेस्ट, कि हम ज्यादा से ज्यादा एरियाज को किसमें कन्वर्ट करें, फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करें। एटलीस्ट हमें 33% जो एरिया है उसे हमें फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारी एक बैलेंस डेवलपमेंट चलती रहे हमारी कंट्री की। ऑल राइट, नेक्स्ट है कि जिस तरीके से हम, अगर हम लोगों को अवेयर करें, अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि कहीं पर जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कन्वर्ट करा जा रहा है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या फिर अपने किसी फायदे के लिए, तो आप तुरंत उसके लिए लीगली एक्शन ले सकते हैं। ये ना हो कि आप उसकी वीडियो बना रहे हैं और बस शेयर कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लोग आपको सिंपैथी दिखाएंगे कि देखो ये क्या हो रहा है, या फिर लोग उसके मतलब आपको रिएक्शंस भेजेंगे कि भाई नहीं ये तो गलत है, दैट्स इट। 2-4 दिन ये बातें चलेंगी, फिर खत्म ये बातें। तो हमें इनके खिलाफ क्या लेना है, एक्शन लेना है उसी टाइम। ये ना हो कि हम सिर्फ वीडियो बनाने में ही रह गए। ऑल राइट, नेक्स्ट, माइनिंग इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। की जो ये माइनिंग है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन में। कैसे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, माइनिंग जब हम करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी मशीन्स की जरूरत होती है, बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो आसपास के जितने भी हैबिटेंट्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। माइनिंग करेंगे तो सीधी सी बात है, डिफॉरेस्टेशन तो होगा ही, ठीक। तो ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे माइनिंग ऑपरेशन हो रहे थे, मींस की माइनिंग जो है बहुत बड़े लेवल पे प्रैक्टिस हो रही थी, माइनिंग करी जा रही थी, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा था। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे माइनिंग हो रही थी, डोलोमाइट माइनिंग। डोलोमाइट माइनिंग क्या होती है, ये डोलोमाइट होती है हमारी एक तरीके की रॉक, ठीक है। इसकी क्या हो रही थी, माइनिंग हो रही थी। तो जब माइनिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से जो हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व है इसको खतरा पहुंच रहा था। खतरा कैसा पहुंच रहा था कि देखो टाइगर्स को तो वहां पे, ये जो धागा देखो वहां पे माइनिंग करते हैं, तो ये लोगों को क्या होगा, माइग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, ये माइग्रेट नहीं कर पाएंगे, इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, तो इस चीज में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। प्लस एलिफेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी टाइगर के साथ साथ, जो हमारे इंडियन एलिफेंट्स हैं उनको भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो उनकी माइग्रेशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से इस एरिया को स्टॉप करके हमने क्या करा, बक्सा टाइगर रिजर्व को बना दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है नेचर वर्शिप एंड एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव एज प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन अ पेरिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि जब आपने पढ़ा होगा कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो क्या करती हैं, पेड़ों की भी पूजा करती हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी जो यहाँ की पूजा करती है, ये पेड़ों की जो पूजा करती है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा हुआ है कि एक फॉरेस्ट को, एक बहुत बड़े फॉरेस्ट एरिया को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। वहां पे कोई भी पर्सन अलाउ नहीं है कि वो उस फॉरेस्ट को टच भी कर सके, मीन्स काटने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए ट्रीज को कट करें, वहां पे ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। वहां पे पेड़ों की पूजा होती है और उस जगह को बहुत ही क्या माना जाता है, पायस्ड माना जाता है, सेक्रेट माना जाता है, मीन्स बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो ये जो सेक्रेड ग्रुप्स आर फॉर्म ऑफ नेचर वर्शिप, एक तरीके की क्या है, नेचर की वर्शिप करना। यहाँ पे नेचर वर्शिप क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। ट्राइबल पीपल जो है इंडिया के यहाँ पे वर्शिप करते हैं। ये जो ट्राइब्स है वहां पे, जो ट्राइब्स रह रही हैं इन फॉरेस्ट को क्या मानती है, गॉड और गॉडेसेस मानती है। क्या मानती है, गॉड और गॉडेसेस। और वो उन्हें बहुत ही प्रिजर्व करके रखते हैं इन देयर पेरेस्टाइन टाइम, बहुत ही प्योर फॉर्म में। वो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए भगवान है, इसको बहुत पायस तरीके से रखते हुए वहां पे पूजा करी जाती है उन चीजों की। तो दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैज बीन लेफ्ट अनटच, और वो वहां पे उसको छू भी नहीं सकते। छू भी इन द सेंस कि हम अपने जैसे कि फॉरेस्ट से क्या निकाल रहे हैं, वुड का यूज कर रहे हैं, कुछ भी चीज हम वहां से यूज कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये हम नहीं कर सकते। वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, उसको बिल्कुल अनटच
फॉरेस्ट एरिया है वो। तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन्होंने ये चीज़ें बैन कर रखी है कि वहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई वहाँ पे जाएगा नहीं, ठीक है? सिर्फ़ पूजा होगी वहाँ पे और कुछ नहीं होगा। उन पेड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे नेचर का पार्ट है। ठीक है? तो ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं, वो जो ट्राइब हैं यहाँ पे ये प्रैक्टिस फ़ॉलो की जाती है, वर्शिप करी जाती है। जैसे कि अगर हम छोटा नागपुर में बात करें, तो यहाँ पे किसकी वर्शिप होती है? महुआ की और कदम के पेड़ की। तो ऐसे अलग-अलग रीजन में, अलग-अलग स्टेट्स में क्या होती है? वर्शिप होती है, अलग-अलग ट्रीज़ की। जैसे यहाँ पे उड़ीसा में और बिहार में टैमारिंड और मैंगो ट्रीज़ की पूजा होती है, वेडिंग्स के टाइम पे, शादियों के टाइम पे, ठीक है? तो आपने देखा होगा हम लोग भी पीपल की और बैनियन ट्री की पूजा करते हैं, इसको बहुत पवित्र मानते हैं, दीपक जलाते हैं, है ना? तो इन चीज़ों को बहुत ही क्या माना जाता है? बहुत ही पायस माना जाता है, इसलिए हम इसको क्या करके रखते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो यहाँ के ट्राइबल पीपल हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है प्रोटेक्ट करने में इंडिया की हैबिटेंट्स को, ठीक है? तो इसमें ये बोला हुआ है जितनी भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको बताना चाहूंगी 1972 के अंदर ये एक्ट आया था, जिसमें ये बताया था कि सबसे पहले एक लिस्ट को क्या करा गया था, पब्लिश किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी हैं, ठीक है? कौन कौन से एनिमल्स या कौन कौन सी इन एनिमल्स की स्पीशी इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर आती है। फिर यहाँ पे एक्शन लिया गया था कि हमें बैन करना है, क्या हंटिंग को बैन करना है, ठीक है? और हमें उन्हें एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, वहाँ के जो हैबिटेंट्स हैं उनको, ठीक है? नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस करे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे थे, जैसे कि वो प्रोटेक्ट करेगी किसको? स्पेसिफिक एनिमल्स को जो कि थ्रेटेंड है, मतलब जिनको खतरा है, जैसे कि टाइगर को खतरा था, वन हॉर्न राइनोसोरस, इसको भी, इस स्पीशी को भी खतरा था, कश्मीर स्टेग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल थे जो कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ठीक है, एशियाटिक लॉयन, ये सारे एनिमल्स जो हैं, ये जो स्पीशीज हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। तो गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ भी क्या करा, एक सर्कुलर या फिर आप कह सकते हैं कि एक्ट जारी करा कि इनको प्रोटेक्ट करना है हमने। बहुत से नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, ठीक है? एस्टेब्लिश करी गई ये सारी चीज़ें ताकि हम इनको प्रोटेक्ट कर सकें और हमारे वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकें? कंज़र्व कर सकें, बचा के रख सकें। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी एंड व्हाई इज बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क में भी आता है, जब सिर्फ आपसे इतना पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, और 2 मार्क में भी आ जाता है, तब अगर आप 3 में भी इतना लिख दोगे, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोडायवर्सिटी क्या होता है? बायोडायवर्सिटी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। 2 वर्ड्स कौन से? बायो और है हमारा डायवर्सिटी। तो अब हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, अगर अब आप इस तरीके से लिखोगे ना आंसर, तो बहुत आपका अच्छा बनेगा आंसर। तो बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, ठीक है? और डाइवर्सिटी का मतलब अपने आप में ही इसका मतलब है कि वैरायटी, ठीक है? तो जब बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं कहाँ पे? हमारे ज्योग्राफिक रीजन में। सिंपल सा मतलब है कि बायोडायवर्सिटी रेफर करता है वैरायटी ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट में बहुत सी वैरायटीज होती हैं, एनिमल्स भी बहुत सारे डाइवर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बहुत डाइवर्स है, मतलब कि सब में वैरायटी है, वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कहाँ है? एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक इकोसिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक इकोसिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो प्लांट, एनिमल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पढ़ा था हमने पहले भी कि ये रिक्रिएट करते हैं क्या? क्वालिटी, क्वालिटी रिक्रिएट करते हैं किसकी? जिस एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं, जहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है? वाटर को, जिस पानी को हम पी रहे हैं, जिस सॉइल से हम अपने खाने को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनके बिना हम जी ही नहीं सकते, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ है, तो इनके बिना तो हम जी नहीं सकते। इनकी क्वालिटी को वो क्या कर रहे हैं? रिक्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं। फॉरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल सिस्टम को बूस्ट अप करने में, बनाने में। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है। हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम सब ही इस पर डिपेंडेंट हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब हमें बताना है कि व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना क्या होते जा रहे हैं? डिप्लीट होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, तो वो बताना है। रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा है, रेलवेज बहुत ज़्यादा तादाद पे बढ़ रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड मीन्स कि जो फॉरेस्ट का लैंड है उसको कन्वर्ट किस में करा जा रहा है? एग्रीकल्चरल लैंड में। खेती करी जा रही है, तो खेती करने के लिए जितने भी फॉरेस्ट थे उनको क्या करा जा रहा है? कट करा जा रहा है, जिससे हमारा एग्रीकल्चरल लैंड प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज करी जा रही है, लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। और ग्रेजिंग ऑफ पेस्टोरल एनिमल्स, जब वो क्या करेंगे, वहीं बहुत सारे जो पेस्टोरल एनिमल्स हैं हम उनको वहाँ पे आके चरवाएँगे, तो वो क्या करेंगे? उससे क्या होगा?
फ्लोरा एंड फौना हमारी क्या होगी, डिप्लीट होगी, वो सारी घासों को चर जाएँगे, ठीक है? मतलब एक बड़े लेवल पे वो चरेंगे ना, तो उसको क्या होगा, डिप्लीट ही होगी। नेक्स्ट है हंटिंग और पाउचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का क्या होना, हंटिंग और पाउचिंग होना कि उनको इल्लीगली उनको हम क्या कर रहे हैं, जब किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये भी हमें ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहा है। आप इनमें से कोई से भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमें डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हमें इसके अंदर कम्युनिटी का रोल बताना है कि उन्होंने किस तरीके से फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करा, कंजर्व करा, बचाया। ऑल राइट, तो इन्होंने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ऐसी बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट थी उसने ही एक्शन लिया, गवर्नमेंट तो स्टेप्स लेती ही थी, बट यहाँ की जो लोकल पीपल थे, कम्युनिटीज थे, उन्होंने भी स्टेप्स लिए अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है सिरिस्का टाइगर रिजर्व। सिरिस्का टाइगर रिजर्व जो है, राजस्थान के विलेजर्स ने क्या करा, जो राजस्थान के लोकल पीपल थे, वो जो गांव के लोग थे, उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने माइनिंग एक्टिविटीज को रोका। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा था कि जो माइनिंग एक्टिविटीज वाले जो एरिया है, स्टेट है, जैसे कि राजस्थान, उसमें क्या होता है, जब माइनिंग एक्टिविटीज होती है तो जितने भी ये एनिमल्स होते हैं, इनको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से ये जो विलेजर्स थे, ये इसके अगेंस्ट खड़े हुए और इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज ना करें, ठीक है? इन्होंने अपनी वाइल्ड लाइफ एक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है इन्होंने, ठीक है? जिससे यहाँ पे टाइगर एंडेंजर्ड होते जा रहे थे, तो टाइगर के लिए यहाँ पे इन्होंने सिरिस्का टाइगर रिजर्व बनाया। नेक्स्ट आ जाता है भैरोदेव धाकव सेंचुरी। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 5 विलेजेस थे, वहाँ के जो लोकल पीपल थे, उन्होंने क्या करा था कि 1200 हेक्टेयर लैंड को फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया था। और यहाँ पे इस तरीके के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए और इसमें कहा गया कि कोई भी यहाँ पर क्या नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा। ऑल राइट, एंड इन्होंने प्रोटेक्ट करा अपने वाइल्ड लाइफ को एंड अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्राउचमेंट। और इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इलीगली कोई भी हंटिंग होगी ही नहीं। अगर मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो यहाँ पे कंप्लीटली बैन कर दी थी हंटिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट कहाँ हुआ था? हिमालयस रीजन में हुआ था। ये तो जब हम बहुत छोटे से तब से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7th क्लास से ही, कि यहाँ पे जब ये लोग बहुत ही बड़े लेवल पे पूरे फॉरेस्ट को कट कर रहे थे, तो जो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि नहीं, आप यहाँ पे फॉरेस्ट को नहीं कट करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सोसाइटी के अंदर एफॉरेस्टेशन का। ये इन्होंने क्या करा था चिपकू मूवमेंट में कि ये सब ट्रीज को क्या कर गले लगाकर खड़े हो गए थे, ये हक करके खड़े हो गए थे ट्रीज को, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन में क्या होता है कि हम जब इसमें कह रहे हैं कि आप इसमें क्रॉप्स को ग्रो करें बट लेस केमिकल्स को यूज करके, और यू कैन से यूज ऑफ नो केमिकल, हम क्रॉप्स को ग्रो करें बट केमिकल्स का यूज ना करें। बीज बचाओ आंदोलन में यही है कि विदाउट केमिकल्स का यूज करें, हम बीज को ग्रो करें, क्रॉप्स को ग्रो करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अभी जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये पेपर में आपसे 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, एंड ये कहें तो ये एक सिंगल क्वेश्चन भी बन जाता है 5 मार्क्स का। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये इन्वॉल्व करता है ऐसी लोकल कम्युनिटीज को, एक तरीके का ये एक प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें ये क्या करता है, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करता है इन अपने मैनेजमेंट के अंदर, और ये क्या करता है, एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। और ये जो फॉरेस्ट घटते जा रहे हैं, जो डिग्रेड होती जा रही है उनकी क्वालिटी, उनको रीस्टोर करता है। अगर ये कम्युनिटी कोई अच्छा काम करती है रिलेटेड टू फॉरेस्ट, अगर ये फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट में कोई अच्छा काम करती है, तो ये इन्हें क्या करता है, पुरस्कार भी देता है, तो इनको ऑनर भी किया जाता है कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक, कि आप आगे भी ऐसे काम करें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमें ऐसे स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हमारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। तो ऐसे कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए अपनी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। ऑल राइट, तो सबसे पहला जो इसके अंदर एक्ट है, वो कौन सा एक्ट है? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब इंप्लीमेंट हुआ था? ये 1972 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था, और इसके अंदर बहुत सारी प्रोविजंस लगाई गई थी कि हम किस तरीके से अपने हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशी वाज आल्सो पब्लिश्ड। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने क्या बताया कि 1972 के अंदर स्टैब्लिश हुआ और बहुत सारी प्रोविजन बनाई। और वो सारी प्रोविजन क्या थी? सबसे पहले इन्होंने एक लिस्ट जाहिर करी और उन्होंने बताई कि ये, इसमें बताया गया उस लिस्ट में कि कौन कौन सी स्पीशीज वो हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जिनको हम प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है? तो उन स्पीशीज को हमें क्या करना है, बचा के रखना है, एंडेंजर्ड होने से बचाना है, एक्सटेंट होने से बचाना है। तो इनका मेन फोकस क्या था कि हमारी जो पॉपुलेशन बच गई है,
उस एंडेंजर्ड स्पीशी की जो पॉपुलेशन बच गई है उसे हमें क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। और इसके लिए इन्होंने कौन से स्टेप्स लिए, ऑफ कोर्स वो बैन करेंगे, क्या हंटिंग को बैन करेंगे, ठीक है, एंड गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू द हैबिटेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन द वाइल्ड लाइफ। इन्होंने यहाँ पे हंटिंग को टोटली बैन कर दिया गया, ठीक है, ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। और नेक्स्ट है कि जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपने एस्टेब्लिश करे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही थी कि हमें कौन से नेशनल पार्क स्टैब्लिश करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करनी है, और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अपने लेवल पर काम कर रही थी कि कैसे हम इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अनाउंस करे बहुत सारे प्रोजेक्ट कि हम किस तरीके से इन स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं एनिमल्स की, हम कैसे बचा सकते हैं, जो ये बहुत ही सीरियसली थ्रेटन्ड है, जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, कहीं ये विलुप्त ना हो जाए, जैसे कि टाइगर्स हो गए, वन हॉर्न राइनोसॉर्स हो गए, और ऐसे ही बहुत सारी स्पीशीज। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आप इस चैप्टर में से ये सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है और इनफ है, इससे आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा अभी भी मेरे शॉर्ट सीरीज नहीं देख रहा है तो वो उसे मैं डेली 11 o'clock आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपको एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्प करेंगे, ऑल राइट, और 1 मार्क क्वेश्चन में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि अगर आप चाहते हैं मैं आप लोगों के साथ ऐसी और पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँ, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।